देखो व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, क्या पढ़ चुके हैं हमने? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, ठीक है। और रदरफोर्ड जो मॉडल था, रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें कुछ चीज़ें निकल करके आई थी, उनसे हमने कंक्लूजन निकाला था। क्या कंक्लूड करते हैं वहाँ से कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा? सेंटर में, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। जो एक आधा बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा, वो क्या करेगा? बिल्कुल सीधा वापस 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा। तो कुछ एक पार्टिकल हैं, कुछ 2 और 4 पार्टिकल्स, वो ही इससे स्ट्राइक किए और रिफ्लेक्ट होकर के 180 डिग्री पे मुड़ करके आए, ठीक है। अब इससे बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उनमें से एक चीज़ क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर? जो सेंट्रल लाइन है ना, देखो आपको दिख रही है सेंट्रल लाइन, उससे पार्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये वाला पार्टिकल सेंट्रल लाइन से, न्यूक्लियस वाली लाइन है, सेंट्रल लाइन से ये जो पार्टिकल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसका, दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। और जितना एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, दिस एंगल इज कॉल्ड, ये θ1, ये θ2, कुछ भी मान सकते हो आप। ये एंगल आपको दिख रहा है, ये कम है, ये ज़्यादा है। यहाँ रिपल्सन का फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि ये लाइन है ना सेंटर के पास है, न्यूक्लियस के पास है, रिपल्सन ज़्यादा होगा। और जो दूसरा पार्टिकल जो थोड़ी दूर से जा रहा है उसको रिपल्सन कम फील होगा, तो ये एंगल क्या होगा? डिफ्लेक्शन क्या होगा? छोटा। डिफ्लेक्शन एंगल, स्कैटरिंग एंगल क्या रहेगा? स्मॉल। और एक और पार्टिकल जो यहाँ से जा रहा है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में ये चीज़? हाँ, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर सेंट्रल लाइन से, देख रहे हैं ना, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। जब अल्फा पार्टिकल जितनी दूर है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से, जितनी दूर है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बोला जाएगा? इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने इस इम्पैक्ट पैरामीटर को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले दिए, उनमें से एक फॉर्मूला क्या है? b इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर कोट θ/2, ठीक है। और नीचे काइनेटिक एनर्जी। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट इम्पैक्ट पैरामीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। समझ में? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बोला जाएगा? इम्पैक्ट पैरामीटर। और इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ निकल करके आई। इस एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमने एक और चीज़ कैलकुलेट कर ली। क्या कैलकुलेट कर लिया? साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कितना है, तो उसको क्या नाम दिया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो भी देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आप इसको D मानो, R मानो, कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसे कैसे न्यूक्लियस का साइज कैलकुलेट कर लिया? न्यूक्लियस का साइज कैसे मिल गया ऐसे? तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमने एक सैटेलाइट भेजा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ ये D मानेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज कैसे आ गया? देखो, मान लो आपने एक सैटेलाइट भेजा, ठीक है, और रिपल्सन का फोर्स फील करना है हमारे को, ठीक है। एक सैटेलाइट भेजा सन के पास, और सन के पास गया वो क्या स्पीड लेकर के? कोई भी स्पीड मान लो, और वो स्पीड क्या है? काइनेटिक एनर्जी। स्पीड के कारण उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब गया रिपल्सन फील हुआ, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर भागा आ जाएगा यहाँ। अब सन के पास गया है फर्स्ट टाइम कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर के, और ये 2 किलोमीटर दूर से वापस आ गया ये, यानी कि सन का जो साइज़ है वो 2 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। ये एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, समझ में आए तो। अगर हमने और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दी और फिर दोबारा से गया ये, और अब 1 किलोमीटर दूर जा करके रिपेल होकर के गया, कितना पास गया अब? सन के 1 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस बता रहा हूँ? सेंटर से यहाँ तक का इस पार्टिकल का, दिस इज D। इसके सेंटर से कहाँ तक का? यहाँ, समझ गया? आगे न्यूक्लियस। अब इसका साइज़, सन का साइज़ क्या मानेंगे? 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है। अब और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे के भेजा, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे के भेजा, अब फिर 500 मीटर से वापस आ गया, यानी कि सन का जो साइज़ है वो 500 मीटर के अंदर अंदर है। तो इस तरीके से एक अंदाज़ा लगाया गया कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो इस डिस्टेंस के क्या होना चाहिए? अंदर अंदर होना चाहिए। आया समझ में? तो क्या तरीका है? बहुत बढ़िया तरीका। आप देखो, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल जाएगा, एक अल्फा पार्टिकल गया ये सेंट्रल लाइन पे बिल्कुल, और रिपल्सन का फोर्स फील हुआ, यहाँ से वापस आ गया, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देके भेजा,
और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे के भेजा, रिपल्सन फेल हुआ और यहाँ से वापस आ गया। इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल अपने पास है ही नहीं, समझ में। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो साइज़ है वो कितना है, उस डिस्टेंस के अंदर अंदर है न्यूक्लियस का साइज़, समझ में क्या। तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे अपने पास, उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी अल्फा पार्टिकल के पास, 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी की सारी एनर्जी वहाँ तक जाते जाते किस में कन्वर्ट होगी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आगे समझ में। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, 1/4 Q1 Q2 अपॉन में R, प्रॉब्लम ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस किसका है, क्या लिया था, कौन सी फॉइल ली थी, गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड के तो 79 होते हैं न्यूक्लियस में मेंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 79। तो 1/4 जो पार्टिकल हमने भेजा था दैट इज 2e, क्या था, अल्फा जो होता है ना अल्फा पार्टिकल, उसके ऊपर 2 चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, है ना। तो Q1 कितना हुआ, Q1 मान लो अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2e, अरे हीलियम न्यूक्लियस 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और गोल्ड कितने हैं, 79, उनको क्या मान लिया, Z। और E, एक का चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया, सभी का चार्ज आ गया समझ में। अब अपॉन में R स्क्वायर नहीं आता पोटेंशियल एनर्जी में, क्या आता है R। तो R कितना है, D, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है इनके पास, काइनेटिक एनर्जी है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या लिख सकते हो, 1/4πε0, ये हो जाएगा 2ZE² अपॉन में D। कोई प्रॉब्लम। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी आपको, जूल में। ठीक है। तो 7.7 मिलियन और 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1.6 10⁻19। अब ये कन्वर्जन हो गया है, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, ये जूली में हो गया कन्वर्ट। 1/4πε0 2ZE²/D। तो जब इसका कन्वर्जन हो गया है तो आप इसको सोल्व करिए, 10⁻13 माइनस की बचेगी ना, 10⁻−13 कैंसिल नहीं हो जाएंगे, प्लस माइनस। तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे 1.2 10⁻13 जूल सोल्व करने पर, और 1/4πε0 की वैल्यू है अपने पास 9 × 10⁹ ऑन पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज 2 रखा, Z में 79, गोल्ड के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 79। तो 79 E² यानी कि 1.6 10⁻19 का क्या है, होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। और 1/4πε0 की वैल्यू तो ये आपको पता है, फर्स्ट यूनिट में बता रखी है। और D ये है, अब D को इधर ले आओ और इसको नीचे ले जाओ। D = 9 × 10⁹ 279 1.6 10⁻19 इसका स्क्वायर, और ये आ गया नीचे 1.2 10⁻13 जूल में है, ये जूल में। ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑन सॉल्विंग ऑल दिस वैल्यूज, D will be 3.0 10⁻14 मीटर, यानी कि न्यूक्लियस का साइज इसके अंदर है। आगे समझ में। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सबसे ज़्यादा हम जिस डिस्टेंस पर पहुँचे, वेरी क्लोज टू द सेंटर, वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, वो डिस्टेंस क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसमें हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। पूछा है समझ में। और कितना निकल करके आया, आप इसको फर्मी में लिखोगे तो 30 फर्मी लिख सकते हो आप। D = 30 फर्मी। ठीक है। फर्मी जानते हैं ना, फेम्टोमीटर, 10⁻15 क्या लिखा जाएगा, 1 फेम्टोमीटर। ठीक है।
तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दो। भाई समझ में नहीं आया ना, मान एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से क्या कर दो डिवाइड। 10 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 30, अरे 3.0 का मतलब 3 है, 30 बन गया। अब ये 10 ऊपर जा करके पावर क्या हो जाएगी माइनस की 15, और 15 को क्या लिख सकते हो फर्मी फेमटोमीटर। समझ में गया। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो इसके अंदर अंदर होना चाहिए, यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्स कितना रहना चाहिए, 3 को नेगलेक्ट भी करो तो 10⁻⁻14 मीटर। समझ गए, साइज ऑफ न्यूक्लियस किसके अंदर होगा 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, अभी हम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट या ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ। कौन सी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ मैंने आपको शायद अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से करवाया है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया। वहाँ पे रदरफोर्ड का कंक्लूजन समझाया मैंने आपको, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया। दूसरी बात, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल क्यों गया। ठीक है, रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम था वो फेल क्यों गया, क्योंकि ये ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड का मॉडल फेल होने के पीछे कॉज क्या था, इसने ये तो सोच लिया था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग ऐसे रह सकते हैं जैसे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं लगातार सन के अराउंड। तो लेकिन ये नहीं बता पाया कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये कैसे हैं। बाद में बोहर ने आकर के इस चीज़ को ठीक किया और बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा जाता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसलिए मैं बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। जो काम की चीज़ें होंगी वो मैं बताता हूँ अभी। ठीक, तो इसने क्या बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं ये रिवॉल्व करते हुए एनर्जी रेडिएट करेंगे। एनर्जी रेडिएट करेंगे तो कुछ देर बाद वेलोसिटी घटती चली जाएगी, डिक्रीज करेगी और फाइनली कहाँ आके गिर जाएंगे सेंटर में, न्यूक्लियस में। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अगर आपने पढ़ रखा है तो पीछे वाली क्लासेस में भी आ चुका है। फिर बोहर आया, मतलब ये समझा रहा हूँ ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या चक्कर है। ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन किया बोहर ने बोला कि जो ये ऑर्बिट हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं। बोहर ने क्या बोला मैं बताता हूँ। बोहर ने पोस्टुलेट दिया कि जितना भी किसी एटम का मास होगा वो कहाँ पे रहेगा, सेंटर में। और वो सेंटर में जो मास होगा उसका वो किसके कारण होगा, प्रोटॉन्स के कारण। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। अब जब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जब घूम रहे होंगे तो अपने एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, और वाइल रिवॉल्विंग दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। घूमते वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, यानी कि उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता। एनर्जी का लॉस नहीं होता इसका मतलब वो अपने ऑर्बिट में बने रह सकते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि पहले ऑर्बिट में कितने रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अगले ऑर्बिट में कितने रहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में कितने रहेंगे 2n² रूल फॉलो किया है। कौन सा रूल फॉलो किया है, 2n²। फर्स्ट ऑर्बिट में n को 1 रखो, कितने आएंगे 2। सेकेंड ऑर्बिट में 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। थर्ड ऑर्बिट में 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। समझ में गया ना। तो ये चीज़ इसने बताई है। अब घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स का, इसकी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। एंगुलर मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसके पास कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। अगर वही ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूमना चालू कर दे तो वो मोमेंटम क्या बोलता है, एंगुलर मोमेंटम। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, L = इसको लीनियर में कैसे लिखेंगे, L इज एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऐसे लिखेंगे इसको लीनियर में कन्वर्ट करके, mvr कितना होता है nh/2π। पढ़ लेना भले ही बुक में, सारी चीज़ें हैं। बोहर का पोस्टुलेट क्या है वो सारी चीज़ मैं मेन चीज़ समझा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए अपने ऑर्बिट्स करते हुए। ठीक है, nh/2π यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल, ये इंटीजर कोई भी 1 2 3 4 5, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3। फर्स्ट ऑर्बिट में n को क्या रखोगे 1, सेकेंड ऑर्बिट में 2, 2/2 क्या आ जाएगा h/π, है ना। तो ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का एंगुलर मोमेंटम। अब ये काम में आएगा इसलिए मैंने आपको बताया है। तो मैं क्या स्किप कर रहा हूँ, बोहर ने क्या, वैसे बता तो दिया है, बोहर ने क्या 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 मॉडल दिया था, उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, अब जब एनर्जी रेडिएट सिर्फ तभी करेगा, अगला पोस्टुलेट बता रहा हूँ बोहर का, एनर्जी रेडिएट तभी करेगा जब अपने ऑर्बिट को छोड़ करके नेक्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए। नेक्स्ट ऑर्बिट में जगह है नहीं
फिर वापस जंप करना पड़ेगा इधर, और इस तरह से ये एनर्जी का पैकेट बना करके बाहर फेंकेगा, जिसको क्या बोलते हैं, फोटोन। लाइट बनती है ऐसे। और उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू E/h। अरे E इज इक्वल्स टू h न्यू, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी E/h। एनर्जी यहाँ से यहाँ जंप करने में जितनी एनर्जी लगी, फिर वापस आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सब्ट्रैक्ट करो, जितनी एनर्जी होगी वैसा फोटोन आपको वैसा कलर का दिखाई देगा। ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, कम एनर्जी कम फ्रीक्वेंसी, मतलब रेड कलर भी दिख सकता है, भाई नहीं भी दिखे। रेड से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंफ्रारेड। समझ में क्या? अगर अपने विजिबल स्पेक्ट्रम में आए तो दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। विजिबल स्पेक्ट्रम पता है, वी की ओर, वी से लेके आर तक। समझ में क्या ना? हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि ऑर्बिट्स करते हुए अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स रिवॉल्व करेगा, ये न्यूक्लियस है, ये सिर्फ न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस। जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो सेंटर से उसका कुछ डिस्टेंस होगा, कितना रहेगा, आर मान ले। इसके पास एक वेलोसिटी होगी, दैट वी कंसीडर लीनियर वेलोसिटी वी। वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी है, बार बार एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन इस टाइम इंस्टेंट पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी वी। अब एक फोर्स इसको खींचेगा सेंटर की तरफ हर टाइम पे, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करवा सकता है, अगर आपने पढ़ा है तो ये गोल गोल घुमा सकता है, और राउंड राउंड घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और कौन सा फोर्स इक्वल है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल इसको बाहर फेंकेगा, ये समझो, है ना। और जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उतना ही क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, बाहर फेंकने वाला, गोल गोल घूमते हुए। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो पार्टिकल इसी लाइन में चलेगा कि नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में काम कर रहा है। कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम, एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स होता नहीं, मैंने बताया हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक ड्यूटी है, ये समझिए आप, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन देने वाला है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स सेंट्रीपिटल किसके इक्वल है, फोर्स इलेक्ट्रिकल के, ठीक। तो फोर्स सेंट्रीपिटल कितना होता है, mv²/r, ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो घूमते हुए उसका मास है इलेक्ट्रॉन का m, उसके पास वेलोसिटी है और डिस्टेंस है न्यूक्लियस से r। इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। क्या सही लिखा, Q1 Q2 E इंटू ई अपॉन में r²। तो E इंटू ई क्या हो जाएगा, E²। अब गोल्ड के केस में देखो तो गोल्ड के केस में तो 79 है, यहाँ क्या है समझ में, 79 मेंबर हैं। अलग अलग कार्बन के केस में देखो आप, अगर C लेते हो, C में कितने कार्बन में, 6, तो उनको हम क्या मान लेते हैं, Z। अगर हाइड्रोजन एटम में देखोगे तो Z कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही क्या आता है, प्रोटॉन। कुछ समझ में? तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ZE² अपॉन में r²। भाई ZE क्या है, ZE किसके केस में बोल रहा हूँ, यहाँ जितने मेंबर्स बैठे हैं प्रोटॉन्स, तो 10 हैं, तो 10 × E, और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका चार्ज क्या होता है, E, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या बन गया, ZE², कोई प्रॉब्लम। अब देखो आपको रेडियस निकालनी है, रेडियस निकालनी है, एक आर से एक आर कैंसिल, ये आर इधर ले आओ, ये mv² नीचे चला जाएगा, एक आर बच गया ना नीचे, ये आर इधर ले आओ, r इज इक्वल्स टू ZE² अपॉन 4πε0, और ये mv² नीचे आ जाएगा भाई, mv²। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। वेलोसिटी निकालनी है, निकाल लो, क्या बात होगी, वेलोसिटी निकाल लो। r आ गया, r को एक तरीके से और लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो तो r को एक तरीके से और लिखता हूँ, देखते जाओ। ZE² 4πε0 ट्वाइस ऑफ k, इसका मैंने ट्वाइस ऑफ k लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो ये तो mv² है, तो mv² 2 ऊपर चला जाएगा इसका मतलब, तो mv² को क्या लिख सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ k। अब इसी चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, r इज इक्वल्स टू Z 8πε0 k। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, देखो कितनी सारी चीज़ें, ZE² 8πε0 k। समझ में गया। वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी यहाँ से निकाल लो,
वेलोसिटी क्या होगी उस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए, v इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन में एक आर बच रहा है भाई, और m नीचे चला जाएगा, एम आर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ एक प्रॉब्लम है, आप जितने भी ऑर्बिट्स के फॉर्मूले निकालोगे बेटा, ये जितने भी फॉर्मूले आएंगे ना, ये हाइड्रोजनिक एटम के लिए एप्लीकेबल होंगे। सिर्फ किसके लिए? हाइड्रोजनिक एटम। हाइड्रोजनिक एटम क्या होता है? जिसमें एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में और एक ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। वो मैं बाद में बताऊंगा हाइड्रोजनिक एटम के लिए क्या है, दूसरे एटम्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर, तो ये नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर आप देखो एक से ज़्यादा प्रोटॉन हुए और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में हुए तो उन सभी का रिपल्सन, उनके कारण सभी या पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाता है? चेंज। इसके कारण ये जितने भी फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे हैं ये सिर्फ किसके लिए हैं? हाइड्रोजनिक एटम के लिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ, समझ में? तो हाइड्रोजनिक एटम है तो आप जेड को 1 कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 1। जेड को बेसिकली रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गोल्ड के केस में तो जेड 79 है, इसलिए मैंने लिखा था, ठीक है। लेकिन उसके लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो जेड क्या हो गया? फॉर हाइड्रोजन एटम 1। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी v स्क्वायर ये आ गया, और v स्क्वायर इधर आके क्या बना देगा? रूट। v का स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा एज इट इज़। v क्या आ जाएगी? e अपॉन में 4πε0 mr। बताओ समझ में? अरे रूट से बाहर आ गया, सिंपल e बन गया है तो, और रूट सिर्फ इसका रह गया 1/4πε0 mr। ठीक, अब सारे फॉर्मूले एक साइड लिखेंगे, उससे पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे। यहाँ घूमते हुए इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या है? अगर घूम रहा है स्पीड से तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और सेंटर से कुछ हाइट ऊपर है, मान लो अर्थ के अबाउट एक सैटेलाइट चक्कर काट रहा है 20 किलोमीटर ऊपर, तो ये हाइट है। हाइट के कारण कौन सी एनर्जी स्टोर होगी सैटेलाइट में? पोटेंशियल एनर्जी। अगर v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी, तो दोनों एनर्जी है कि नहीं? तो वैसे न्यूक्लियस के पास ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कुछ डिस्टेंस पे, तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होंगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यहाँ से आएगा m की टेंशन ना ले, इतना तो याद है मेरे। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², यू नो वेरी वेल। तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए बोथ साइड क्या कर दो? हाफ से मल्टीप्लाई। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ना हाफ mv²। क्या लिख सकता हूँ मैं? ke। और इधर हाफ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/8πε0 e² अपॉन में r। समझ में क्या? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखो भाई, r कैंसिल हो गया ना एक, ये फॉर्मूला देखो आप, एक r से एक r कैंसिल हो रखा है। आप इस फॉर्मूले को बनाना है आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे? हाफ mv² इधर हाफ mv से इधर मल्टीप्लाई किया, हाफ से इधर मल्टीप्लाई किया, है ना? तो हाफ से फिर mv² क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। और इधर हाफ से कर रखा है हमने तो 1/8πε0, कोई प्रॉब्लम? तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव कितनी होती है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था सिंपली r होता है, कभी r स्क्वायर करो आप, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी भी तो निकालो, दोनों का सम क्या कहलाएगा? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी आप सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से, ke प्लस pe, ठीक है। टोटल एनर्जी होगी 1/8πε0 r माइनस 1/4πε0 e²/r। सब्ट्रैक्ट करना आता है तो बताइए, मेरे को तो आता है। कितना आएगा? मैं बताता हूँ सीधा सीधा आंसर बचेगा इसमें 1/8πε0। आंसर बताता हूँ 1/8πε0 e/r। e² है ये याद रखो, e² ऊपर भी और इधर e², ठीक है। आपको यूँ दिखना चाहिए। इसमें अगर आप इस कैल्शियम लेते हो तो देख कॉमन ले लो पहले, प्रॉब्लम ही नहीं है। e² अपॉन r कॉमन है। टोटल एनर्जी e² अपॉन r कॉमन हो गया ना। अब आपको आ जाएगा समझ में कि मैं 1/8π क्यों बचा रहा हूँ? 4πε0
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई को भी आप इसको पाई और एप्सिलॉन नॉट को भी कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर पाई और एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लिया। चलो यहाँ सिर्फ क्या बच गया 8 और यहाँ सिर्फ क्या बच गया है 4। जो कॉमन है ना कॉमन उठा लो, प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप इसका एलसीएम लेते हो, एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 1 माइनस 2 जा पे जाएगा कि नहीं, तो -1/8 कितना बचा -1/8। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में आर। क्लियर हुआ? टोटल एनर्जी कितनी आएगी -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। ये होगी बेटा टोटल एनर्जी। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, समझ गए? अब ये सारे फॉर्मूले मैं एक साइड लिख देता हूँ क्योंकि ये काम आएंगे अपने। देखो अकॉर्डिंग टू बोहर सारी की सारी इक्वेशंस क्या होंगी, जहाँ पे अपने को एंगुलर मोमेंटम शामिल करना है। जितनी भी इक्वेशंस होगी ना अपने पास, रेडियस की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी, इन सभी इक्वेशंस में एच आना चाहिए। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग टू बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट जो वेलोसिटी, रेडियस, फ्रीक्वेंसी, ये सारी इक्वेशंस क्या होंगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर का मानना ये है कि अगर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई। व्हाट इज एन हेयर? एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले बता रहा हूँ, एन स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो एन है ये। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन क्या हो जाएगा 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए एन क्या हो जाएगा 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन क्या हो जाएगा 3। सो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ गए? तो यहाँ पे अगर आपको रेडियस निकालनी है ना, ध्यान से सुनो, अगर आपको रेडियस निकालनी है तो वेलोसिटी रख दो, और वेलोसिटी निकालनी है तो क्या रख दो? रेडियस। तो सबसे पहले क्या निकालें बताओ? चलो रेडियस रखते हैं, एम वी नीचे ले जाओ, आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है, और एम वी नीचे आ जाएगा एम वी, ठीक। अब आर को रखो वहाँ से, आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में क्या है एम वी स्क्वायर, सही है। एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी, सही लिखा। अब देखो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर से एक वी कैंसिल हो जाएगा, और कुछ है कैंसिल होने को? पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल बाई 4। तो यानी कि क्या बच गया? वी स्क्वायर था, एक वी बच गया इधर, एक वी उधर चला जाएगा, बाकी सारी चीज़ें ये ऊपर है ये नीचे आ जाएंगी। वी था, एक वी ऊपर चला जाएगा उधर, क्योंकि वी निकल आएगा ना। मैंने बोला अगर आर रखोगे तो क्या आ जाएगा? वी, तो वी आ जाएगा, वी को ऊपर ले जाए उधर। वेलोसिटी थोड़ा अच्छे से लिख दो भाई, ये वेलोसिटी है, ऐसे इसको ऊपर ले गए तो ये बच गया नीचे ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, और कुछ तो नहीं है ना, सिंपली 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ये नीचे आ गया एन एच, और इधर बच रहा था ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, और तो सारी चीज़ें कटी गई थी। वेलोसिटी आ गया कि नहीं? देख लियो, मैच भी कर लियो, सही है कि नहीं? सही है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये आ गई भाई। तो वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी को वहाँ रख देते हैं एक बार। वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई ए स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। लो भाई, वेलोसिटी आके रेडियस भी आ जाएगी भाई, ठीक है। इसी फॉर्मूले को देखो आप, वी यही रखूँ मैं, एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर। आया कुछ समझ में? एम आर नीचे ले गया, वी मैंने यहाँ रखा। अब वेलोसिटी की इक्वेशन जो है उससे सिंपल जो हमने निकाली हो उससे यहाँ रखो। वो किसके लिए है? वो इक्वेशन सारी रदरफोर्ड वाले तरीके से हैं, वो समझिए। और ये किसके लिए है? बोहर्स वाले स्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए, ठीक है। तो वी की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन में एम आर। भाई यहाँ पे क्या है? रूट
NH अपॉन में 2πmr। सही है। अब देखिए, अगर मैं इसका रूट हटाना चाहूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड क्या कर दूँ स्क्वायर, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में 4πε0 mr, हट गया ना रूट। ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4π² m स्क्वायर r। सही लिखा। एक m से एक m कैंसिल, एक r से एक r, दो है यहाँ पे r स्क्वायर, एक r कैंसिल, ठीक है। और क्या बच गया, 4π से 4π² कैंसिल, एक पाई बच गया यहाँ, 4π एक पाई बच गया है, ठीक है। और क्या है, और तो कुछ नहीं कट रहा, ठीक। सो ये आर है ना, ये आर एक ऊपर ले आओ। r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में पाई ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट तो भूल ही गया मैं, एप्सिलॉन नॉट भी है भाई, एप्सिलॉन नॉट पलट के ऊपर जाएगा उधर, देखो आप, ये आर तो इधर ले आए, आप ऊपर ले आए, ये आर नीचे था, ये ऊपर चला गया। अब जो ऊपर था वो नीचे जाएगा इधर, और नीचे है वो ऊपर जाएगा पलट करके, एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में। तो ये आ गया आपके पास रेडियस की इक्वेशन। सही है। एक एम बच रहा है, बताया नहीं, आएगा ना एम, एक बच रहा है हम एम, बस कंप्लीट हो गया। इसमें यही मिस्टेक होती है बस, और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कहाँ पे क्या छूटा हुआ है। अब आपके पास वेलोसिटी आ गई, रेडियस की इक्वेशन आ गई। अब टोटल एनर्जी निकालिए, टोटल एनर्जी कितनी होगी, देखो जी, टोटल एनर्जी सीधा सीधा निकाल लो। काइनेटिक और पोटेंशियल भी आप रख सकते हो आर, कोई बात नहीं, लेकिन टोटल एनर्जी निकालो सीधी सीधी। टोटल एनर्जी में आर की वैल्यू रख दो, ये प्रॉब्लम ही नहीं। टोटल एनर्जी -1/8πε0 ई स्क्वायर अपॉन में आर, और आर की वैल्यू क्या बेटा, आर n स्क्वायर h स्क्वायर ε0 पाई ई स्क्वायर m। सही है। ये आर यहाँ पुट करेंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी -1/8πε0 ई स्क्वायर अपॉन में आर रख दिया मैंने, n स्क्वायर h स्क्वायर ε0, ये पूरा पलट करके ऊपर चला जाएगा, पाई ई स्क्वायर m। क्या इतना समझ में आया, नीचे था पलट करके ऊपर चला गया, कुछ कट रहा है, हाँ, पाई से पाई कैंसिल, ई स्क्वायर है, ई की पावर 4 हो जाएगी, और कुछ, और तो कुछ नहीं कट रहा। टोटल एनर्जी बिकम्स -1/8πε0 n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट भी कट रहा है ना, नहीं कटेगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होगा यहाँ देखो, एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 8ε0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, और ऊपर क्या है e की पावर 4m। सही है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी on substituting all the values, on putting all the values। जब आप सभी वैल्यूज को पुट करोगे, E की वैल्यू उसका पावर 4, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, एप्सिलॉन की वैल्यू n स्क्वायर, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप रखो n को 1 रखो, चाहे आप n को एज इट इज रख लो। ऑन पुटिंग ऑल द वैल्यूज, टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितनी आएगी, और सेकंड ऑर्बिट में देखोगे तो उसके लिए कितनी आएगी, थर्ड ऑर्बिट के लिए कितनी आएगी, तो टोटल एनर्जी सभी के लिए आएगी -13.6 अपॉन में n स्क्वायर। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज, सभी वैल्यू रखी, n को n रखो एज इट इज। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, कन्वर्ट कर दिया सभी को, आएगी ये जूल में, किस में आएगी ये जूल में, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, किससे डिवाइड किया 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, काम की चीज़ है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत काम की चीज़ है। आगे समझ में। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड के लिए आप इसको क्या रखोगे, सेकंड को 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और उस टाइम पे सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या आएगा 3.4, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट के लिए कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, और थर्ड ऑर्बिट के लिए आएगा शायद समथिंग 1.5, है ना, 1.5 समथिंग, और ऐसे देखो घटती चली जाएगी, नेगेटिव घट रही है, उसका मतलब बढ़ रही है। ये खास बात याद रखनी है आप, नेगेटिव घट रही है इसका मतलब क्या हो रही है, बढ़ रही है एनर्जी। समझ में आ गया।
हाँ, तो ये काम की चीज़ है, फॉर्मूला याद रखेंगे आप। अब इसकी फ्रीक्वेंसी और निकालते हैं एक बार, ठीक है। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है? वेलोसिटी की इक्वेशन देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर ये रही, वी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट NH, सही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2π/t। देखो समझाता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आपने ये थोड़ा सा रफ वर्क है या सुन लो, इसके लिए ज़रूरी है। देखो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? v। एंगुलर के साथ क्या रिलेशन है? एंगुलर के साथ r मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर के इक्वल हो जाता कि नहीं भाई? लीनियर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? रेडियस। लीनियर में कन्वर्ट होता है, तो वही चीज़ है। तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्या होता है? 2π/t, याद है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t, एंगुलर वेलोसिटी बोलो या इसको फ्रीक्वेंसी। क्यों बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी? आएगा समझ में। 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। 1/t क्या है? फ्रीक्वेंसी। समझ में गया? तो भाई आप इसको न्यू मानते हो, न्यू मान लो, ऐसे न्यू बोलते ना फ्रीक्वेंसी को, वो मान लो आप। तो v की जगह चाहे आप ये पुट कर दो, ठीक है, या जो मैं मल्टीप्लाई करने की बोलूँ बोथ साइड, उससे मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए 2πr से। देखो आप इस चीज़ को फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए वेलोसिटी डिवाइड बाई क्या कर दो? 2πr। फ्रीक्वेंसी बन जाएगी कि नहीं? वेलोसिटी डिवाइड बाई 2πr क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी। क्या इतना समझ में है? हमें तो फ्रीक्वेंसी बनानी है ना वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी डिवाइड बाई क्या कर दें? 2πr। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2πr इन इक्वेशन फर्स्ट। सो v है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिवाइड बाई 2πr। और इधर भी ऐसा ही करना है, 2 एप्सिलॉन नॉट NH, और इधर भी 2πr से ही डिवाइड करना है। बहुत एक जैसी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, है ना। 2πr से 2πr कैंसिल काट सकते हो तो सेम ही चीज़ रह जाएगी ना। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या गया मैंने बोला फ्रीक्वेंसी क्या होगी? v/2πr। ठीक, अब ये फ्रीक्वेंसी बन गई कि नहीं, है ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4π। देखो 2 और 2 4π एप्सिलॉन नॉट NH और r। आया समझ में? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की ये इक्वेशन आ गई भाई। हाँ सही है, कमी नहीं इसमें, बता कमी। फॉर्मूला बनाया ना फ्रीक्वेंसी का, तो इसलिए बहुत साइड डिवाइड करना पड़ेगा। एक साइड कैसे कर देंगे? समझ में गया? हाँ। सो जो नेक्स्ट चीज़ें हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, स्पेक्ट्रल लाइंस, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइमन सीरीज, बालमन सीरीज, वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।